हेलो दोस्तों, मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसे देखा जाए तो ये स्पेशली ग्रुप डी जो आगे होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे बनपाल बंधक एंड रिट एंड पटवार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग, बेसिक सी डेफिनेशन आती है अपने पास विज्ञान की, यानी साइंस क्या होती है। व्हाट इज साइंस? साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान। यदि इसको शब्दों में ब्रेक किया जाए तो बी प्लस ज्ञान, और इंग्लिश में देखा जाए तो ये एक लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन टर्म होती है, एक लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। SCIEN, सिंटिया से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, यानी कुछ जानना। यदि इसकी अपन लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि प्राकृतिक स्रोतों या फिर प्रेक्षणों के आधार पर कुछ एक्सपेरिमेंटल टूल्स जो किए जाते हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसे कहते हैं साइंस। यानी प्राकृतिक प्रेक्षणों के आधार पर देख लेते हैं अपन लोग, प्राकृतिक प्रेक्षण के आधार पर लैब में यानी प्रयोगशाला में निकाले गए निष्कर्ष, इसे कहते हैं साइंस, यानी विज्ञान की डेफिनेशन है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, यहीं से स्टार्ट होती है अपने। इसके कई प्रकार होते हैं, इसे कई भागों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे अपन लोग देख लेते हैं, तो इसके ब्रांचेज की बात करते हैं। ब्रांचेज, फर्स्ट आती है अपने पास भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। सेकंड आएगी रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री। थर्ड आती है अपने पास जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी। फोर्थ आती है भूगर्भ विज्ञान, यानी जियोलॉजी। फाइव नंबर पे आती है अपने पास अंतरिक्ष विज्ञान, जो होती है स्पेस साइंस। और भी कई प्रकार की चलती है इसमें। इसके जो होते हैं मेनली देखा जाए तो तीनों मेनली यही है, और बाकी सब इसके एप्लीकेशन से। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और आगे आ जाते हैं अपन लोग, अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन लोग बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उससे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के वीडियो में अपन लोग क्लासिफिकेशन और ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर अप करेंगे, तो देखिए आप लोग। अब देख लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजी।
सबसे पहले अपन लोग यदि बायोलॉजी आपको पढ़ना है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, शब्दों को ब्रेक करना सीखिए हमेशा। ये होती है बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, लॉजी का अपन लोग लिखेंगे लोगोज। ध्यान रखना, बायोज का अर्थ होता है हमेशा जीव, और लोगोज होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना। यदि इंग्लिश मीडियम के लोग भी पढ़ रहे हो तो जीव यानी लाइफ, और स्टडी यानी या फिर इसे कहते हैं डिस्कोर्स। इस चीज का ध्यान रखना। बायोलॉजी के अंतर्गत अपन लोग सारे इस धरती पर जितने भी जीव आते हैं उन सबकी स्टडी की जाती है। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव इस धरती पर मौजूद लाखों करोड़ों जीव है, जिन सभी की स्टडी की जाती है। और इसकी यदि डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन की बात करें तो अपन लोग कर लेते हैं इसमें जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति, जीवन उत्पत्ति और उसका विकास। उत्पत्ति यानी निषेचन से लेकर के पहले या फिर बाद का समय, वो उत्पत्ति में करेंगे अपन लोग। और डेवलपमेंट, जीव किस प्रकार डेवलप हो रहा है उसके बारे में, और उसके क्रियाकलाप। यानी जीव की फंक्शनिंग क्या है, जो जीव डेवलप हो रहा है उसकी फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। और उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसकी संरचना कैसी है। जैसे एक प्रकार का जीव पाया जाता है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो संरचना होती है ना, उल्टी चप्पल के आकार की होती है, और हमारी साइज ये देख लो। तो इस संरचना की भी स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत। और उनका वातावरण पर प्रभाव, वातावरण पर जीवों का प्रभाव, वातावरण का जीवों पर प्रभाव। वातावरण का जीवों पर प्रभाव, यहां तक कि इसके अंतर्गत मृत्यु का भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, और इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। यदि बाद में हो सके तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो देखते हैं अपन लोग आगे जीव विज्ञान। अब एक और चीज देखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है और किस प्रकार से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें अपन लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट अरिस्टोटल। अरिस्टो ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया है। यहाँ तक कि इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के सारे क्षेत्र में, विज्ञान ही नहीं अपितु हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब कुछ क्षेत्र में इन्होंने, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने विज्ञान को एक ब्रांच के रूप में बांटने का बहुत भारी भरकम प्रयास किया अरिस्टोटल यानी अरस्तु। और यदि देखा जाए तो इन्होंने ये जो बायोलॉजी शब्द किसने प्रपोज किया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग। सन 1801 के अंतर्गत, सन 1801 में हमारे बहुत ही दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ध्यान रखना आप लोग, लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, लेमार्क व ट्रेविरेनस।
ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक। ये दोनों टर्म बायोलॉजी की जो टर्म दी है इन दोनों वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसकी सन भी पूछी गई है। 1801 में प्रतिपादित की थी ये वाली लेमार्क एंड ट्रेवियनस। लेमार्क तो थे फ्रांस के एंड ट्रेवियनस थे जर्मनी के। ये इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब आगे अपन लोग बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और बाकी यदि देखा जाए, बाकी जो अपन लोग ये कृषि विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं ना, ये सब इनकी ब्रांच है, जीव विज्ञान की और वनस्पति विज्ञान की, और इन तीनों की ब्रांच है। बाकी अपन लोग आगे देखेंगे। देखो अपन लोग ब्रांच की बात कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं अपन लोग। मुख्य रूप से इसे 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी के अंतर्गत अपन लोग स्टडी करेंगे किसकी? एनिमल्स की, यानी जंतुओं की। हमेशा शब्दों को ब्रेक करना तो सीखिए। मैं ये भी बोलता हूं, जू यानी क्या होता है? एनिमल यानी जंतु, और लॉजी यानी आप जानते हो, पहले बताया था मैंने, स्टडी या फिर डिस्कोर्स। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। ये इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अरिस्टोटल। इनकी एक बुक भी प्रकाशित हुई थी इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलने से पहले, जिसका नाम था, इसकी बुक हमेशा पूछी जाती है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने लगभग 500 जंतुओं को स्टडी किया था। लगभग कितने थे? 500 जंतु। आगे आ जाते हैं अपने पास, आगे आ जाते हैं बॉटनी। बॉटनी बॉटनी जिसका अर्थ होता है हर्ष, यानी साग झाड़ी सारा सब कुछ जो आएगा, पेड़ पौधों की स्टडी किसके अंदर की जाती है? बॉटनी के अंतर्गत की जाती है। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ध्यान रखना आप लोग, थियोफ्रेस्टस को। इनकी एक बुक आई थी, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने भी लगभग 500 पादपों का स्टडी की थी। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अपन लोग स्टडी करते हैं जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टा, ये सारे सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे अपन लोग। क्लासिफिकेशन के बाद जस्ट हमारा चैप्टर वही होगा, मोनेरा वाला। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का अर्थ यदि देखा जाए, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, स्मॉल। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है हमेशा, ये तीनों नाम हमेशा पूछे जाते हैं, जूलॉजी के, बॉटनी के एंड माइक्रोबायोलॉजी के। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। ध्यान रखना आप लोग। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek वही थे जिन्होंने जंतु कोशिका के अंदर किसकी खोज की थी? जंतु कोशिका की खोज की थी। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, चलो आगे देखेंगे वो सारी चीजें। तो अब आगे आ जाते हैं अपने पास इस क्लास का मुख्य चैप्टर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अपन लोग देख लेते हैं अपन लोग। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे आ जाता है अपने पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी
क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें अध्ययन करने में सुविधा होगी, क्योंकि हजारों जीव होते हैं, हजारों जीवों को स्टडी करने के लिए कुछ न कुछ चीज चाहिए कि नहीं, तो उन्हें हायरार्की में बांट के सारी सब कुछ चीजें करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंड सेकंड जो चीज आ जाती है अपने पास, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का ज्ञान। विकास का ज्ञान का मतलब होता है जिसे हमारे पास पहले जो जीव थे प्रोकैरियोटिक थे, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, और सेकंड उसके बाद बने यूकैरियोटिक, यानी सबसे पहले बनी होगी यूनिसेलुलर सेल, ये तो यानी कि सारी कोशिकाएं एक साथ ही आ गई। पहले आई अपने पास यूनिसेलुलर सेल, देन उसके बाद आई अपने पास मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आपको देखने को मिलेगा तो वो होगा जीवाणु के अंदर। जीवाणु यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक सेल है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में अपन लोग जानेंगे, और यदि विकास का यदि ज्ञान के बारे में अपन लोग जानेंगे आगे यदि देखेंगे तो अपन लोग इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखेंगे हाउ टू डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड सेकंड जो आता है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए जीव की उत्पत्ति, नए जीवों के बारे में पता चलता है कि हमारी जो कम्युनिटी के अंदर कितने सारे नए जीव आए। और फोर्थ जो चीज है अपने पास कनेक्टिंग लिंक, जिसे एक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है यूग्लिना। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में तो स्वपोषी यानी खाना खुद ही बना लेता है, और एब्सेंस में ये परपोषी की तरह व्यवहार करता है। तो अपन लोग जान लेते हैं आगे वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण को कैसे बांटा गया है। ठीक है जी। आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। इस धरती पर मिलियन ऑफ जीव है जो कि अपने शारीरिक संगठन, कार्य और संरचना के अनुसार ही पहचाने जाते हैं, और इनको यदि इनमें असीमित विभिन्नता उत्पन्न होती है ना तो उसके अंदर लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनमें असीमित विभिन्नता उत्पन्न होने में। ठीक है जी। और इन्हें इन सिमिलरिटी यानी असीमित विभिन्नताओं के आधार पर और समानताओं के आधार पर ही इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है और पहचान लिया जाता है। यदि किसी जीव जगत को यदि क्लासिफाई करना है तो हमें इनका कुछ बेस भी तो होना चाहिए, और इसके लिए जैसे मेरे को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले मेरा कॉन्टिनेंट, कंट्री वगैरह सारा सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे मैं किस कॉन्टिनेंट में रहता हूँ, सेकंड उसके बाद में कंट्री, उसके बाद में स्टेट जिस सिटी में रहता हूँ, एंड उसके बाद में सिटी एंड कॉलोनी, जहाँ पर भी ये सारी सब कुछ हायरार्की के आधार पर कुछ लेवल्स बटे होते हैं, उसके अनुसार अपन लोग क्लासिफाई करेंगे। और यदि इस आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया जो कि हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं, कार्ल हूज। कौन? कार्ल लीनियस, सॉरी, कार्ल लीनियस, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और इन्होंने दे डाला टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द्विजगत वर्गीकरण। इसका मतलब यह है कि इन्होंने समस्त जीवों को, समस्त इस धरती पर मौजूद समस्त जीवों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पादप और जंतु में। पादप प्लस जंतु में। पादप वाले पार्ट को कहते हैं प्लांटी, और इसको कहते हैं एनिमेलिया। ये दोनों जो टर्म है इंग्लिश टर्म, ये लैटिन भाषा से ली गई है, इसका ये ध्यान रखना। और इसकी सन हमेशा पूछी जाती है, ये आई किसके अंदर, 1758 ईस्वी के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने समस्त जीवों को दो भागों पर डिवाइड कर दिया। इससे पहले का जो काल होता है, इस आधार पर इनकी जो तीन टर्म बनी, एक तो लीनियस वाला काल, एक से लीनियस यानी 1760 से
1758 68 का जो काल था, ये क्या थी, लीनियस वाला काल। और इसके पहले, लीनियस से पहले क्या था, प्री लीनियस। और इसके बाद में आया अपने पास पोस्ट लीनियस, लीनियस के बाद का काल। बाद का काल, ये सारी सब कुछ चीजें हो गई। इसके बाद कई सारे सिस्टम प्रपोज किए गए। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, आगे अपन लोग एक एक को देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं अपन लोग कार्ल लिनियस ने 2 पॉइंट ऐड किए। यदि किसी सिस्टम को आप लोग क्लासिफाई करेंगे तो उसकी 2 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। एक तो होती है वंश और जाति, यानी उसका जीनस एंड स्पीशीज का पता होना चाहिए, तभी जाकर आगे अपन लोग क्लासिफाई कर पाते हैं। जाति शब्द, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जाति शब्द जॉन डे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार है। जॉन डे वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था, प्रपोज बाय जॉन डे। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। जाति शब्द किसने प्रपोज किया, जॉन डे नामक वैज्ञानिक ने। यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका वर्गीकरण करने का सबसे पहले बेसिक आधार दिया था। बाकी आगे सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस का ही था। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और इन्होंने कहा कि 2 चीजें हमेशा जीनस और स्पीशीज होनी चाहिए। जीनस और स्पीशीज क्या, जीनस और स्पीशीज जैसे अपन लोग नाम लिखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो ये तो हो गया। इसका जो लास्ट टर्म होती है ये तो होती है जाति हो गई, ठीक है, स्पीशीज हो गई ये तो। और ये हो गया इसकी क्या, जीनस। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और इन्होंने यदि थर्ड टर्म आती है, थर्ड टर्म का यूज किए जाते हैं, यूज करते हैं, तो अपन लोग उसमें जो वैज्ञानिक जिसने ये नाम दिया है ना उसका लिखते हैं। जैसे हमारे इस केस में देखा जाए तो ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया था होमो सेपियंस लिन, होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियन लिन का मतलब होता है यहां पर क्या, कैरोलस लीनियस, यानी ये लीनियस का ही नाम दिया गया है, ठीक है जी। और यदि ये नाम लिखने के लिए एक क्रिया होती है, जैसे हमारा फर्स्ट जो लेटर होता है ना ये हमेशा बड़ा अक्षर होना चाहिए और बाकी सारे लेटर जो होने चाहिए ये छोटे होने चाहिए। और ये जो नाम लिखे जाते हैं ये थोड़े से तिरछे और इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, इटैलिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इटैलिक भाषा में, थोड़े तिरछे थोड़े सीधे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं अपन लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में डिवाइड करेंगे अपन लोग। देख लेते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके लिए अपन लोग 7 स्तर होते हैं, देखते हैं अपन लोग, एक सेकंड। हायरार्की और क्लासिफिकेशन यानी पदानुक्रम वर्गीकरण का अपन लोग कैसे कैसे जीवों को वर्गीकृत करते हैं। सेकंड, ये हमेशा ट्रिक याद रखना, KPCOFGS, यानी KPC का मतलब होता है किंगडम, यानी जगत, एंड P का मतलब होता है फाइलम, ये क्लास, और ये ऑर्डर, ये फैमिली, ये जीनस, एंड ये होती है स्पीशीज। तो देख लेते हैं अपन लोग, ये लोवेस्ट स्तर टू हाईएस्ट स्तर तक जाएगा। लेकिन अपन लोग क्या लिखेंगे, हाईएस्ट स्तर सबसे पहले लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है अपने पास किंगडम, ठीक है जी, किंगडम यानी जगत। सेकंड आता है अपने पास फाइलम, यानी संघ। थर्ड में आ जाता है अपने पास क्लास, यानी वर्ग।
और आगे आ जाता है अपने पास क्या, ऑर्डर, यानी गण। एंड फिर इसके बाद आता है अपने पास क्या, फैमिली, यानी कुल। आगे आ जाता है अपने पास सेकेंड लास्ट जीनस, यानी वंश। फिर एटलीस्ट लास्ट में आता है अपने पास स्पीशीज, यानी जाति। ये कुल मिला के 7 लेवल होते हैं, यानी हर कम्युनिटी में ये इस प्रकार का 7 लेवल होते हैं। यदि ये देखा जाए तो सबसे छोटी चीज क्या होती है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है, स्पीशीज। यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे तो ये किंगडम तो हो गया क्या, हाईएस्ट लेवल। और स्पीशीज क्या होती है, लोएस्ट लेवल, यानी निम्नतम। और ये होगी उच्चतम। ये बड़ी बात है। और इन संपूर्ण जगत को कई भागों में विभाजित करने का श्रेय ये जो तीनों काम किए गए हैं ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे एक तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं इर्नेस्ट हेकल, यानी 1894। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इर्नेस्ट हेकल एंड रॉबर्ट व्हिटेकर एंड कार्ल बोस ने। रॉबर्ट व्हिटेकर 1959 के अंदर, और कार्ल हूज 1973 में। ठीक है जी, ये ईयर पूछी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, कंप्लीट आपको बताया जाएगा। अब अपन लोग देख लेते हैं इसका जो पद्धतियां दी गई थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखते हैं। आगे जाता है अपने पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमेशा पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन के चैप्टर से, यदि ज्यादातर संभावना होती है ना तो ये वाली आने की संभावना रहती है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, कार्ल लिनियस के द्वारा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और ये सन हमेशा पूछी जाती है, 3-4 बार पूछ ली गई है, तो सन का हमेशा ध्यान रखना। कब दिया गया था, 1758 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, जंतु और पादप को 2 भागों में कैटेगराइज किया था, जंतु प्लस पादप, यानी प्लांटी प्लस एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया 2 भागों में कैटेगराइज किया था। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, ये प्रपोज किया गया है हमारे बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट इर्नेस्ट हेकल के द्वारा। यहां पर ये तो था ही, जंतु प्लस पादप तो था ही, इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, क्या, जंतु प्लस पादप ये दोनों तो थे ही, एक चीज और इंक्लूड की इन्होंने, क्या, प्रोटिस्टा। और आगे आ जाता है अपने पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 4 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण ये दिया गया था 1738 ईस्वी में। ये दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था कोपलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इन्होंने ये तीनों चीजें थी, इन्होंने इंक्लूड किया किसको, सूक्ष्मजीवी वाले ग्रुप मोनेरा को, मोनेरा को जोड़ा। आगे आता है अपने पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज्यादा प्रचलित था, आई थिंक 1959 के अंदर ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि 1959 के अंदर इसे ये पब्लिश कर दिया था। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1959 के अंदर किसका द्वारा वर्गीकरण दिया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग, ये रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। ये क्वेश्चन
का हर एग्जाम से पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिए गए, रॉबर्ट बीटेकर के द्वारा दिए गए। इन्होंने कौन से ग्रुप को जोड़ा था, इन्होंने जोड़ा था फंगस ग्रुप को, जो कि सेप्रोटोप होते हैं, जो परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, फंगस वाले ग्रुप को, फंगस किंगडम को जोड़ा था। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। आगे देख लेते हैं अपन लोग, तो एक बार रिवाइज कर लो। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लिनियस 1758 में दिया गया, जंतु प्लस पादप इन्होंने जोड़े थे। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन 1894 में दिए गए, ये जोड़ा गया किसके द्वारा, इनेस हिकल के द्वारा। इन्होंने जोड़ा था प्रोटिस्टा ग्रुप। ये जो थाई था, जंतु और पादप थाई था, इन्होंने जोड़ा था, जो जोड़ा वही याद रखना है, बाकी ऊपर वाले तो थे और प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसके द्वारा दिए गए, ये कोपलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए। इन्होंने कौन सा ग्रुप जोड़ा, सूक्ष्म जीवियों वाला मोनेरा ग्रुप को जोड़ा। और आगे जाता है अपने पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 1959 के अंदर प्रपोज किया गया था, जो कि किसके द्वारा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था रॉबर्ट बीटेकर के द्वारा। इन्होंने जोड़ा था फंगस वाला ग्रुप। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं अपन लोग रॉबर्ट बीटेकर के बारे में ही। उससे पहले एक चीज डोमेन के बारे में और जान लेते हैं। आगे देख लेते हैं अपन लोग कार्ल हूज के द्वारा दिए गए थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, यानी थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे एक ब्रांच है, ठीक है, और ये जा रही है अपनी सेकंड ब्रांच, और यहां से निकाल दी इन्होंने ये थर्ड ब्रांच। एक ब्रांच पर इन्होंने किसको रखा, जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को। सेकंड पर रखा इन्होंने आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया। और ये वाली जो ब्रांच निकाली ये थी यू बैक्टीरिया की ब्रांच। तो इस तरह से इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किए गए, ये दिया गया 1977 में कार्ल हूज के द्वारा प्रपोज किया गया। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और यदि पूछा जाए तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में किसने प्रपोज किया, किसने प्रतिपादित किया, तो इन दोनों को अलग अलग, पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये सब जीवाणु के अंदर ही पड़े जाते थे, लेकिन इसको बाद में सेपरेट कर दिया गया। आर्किया और यू बैक्टीरिया को जीवाणु से अलग कौन से वैज्ञानिक ने किया था, ये काम किया था बोइस नाम के वैज्ञानिक ने। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्री डोमेन यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिए गए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन उनके द्वारा दिए गए, लेकिन थ्री डोमेन, इन दोनों स्टार मार्क लगा लेना, दोनों नोट साथ साथ में बनाते जाना, स्टार मार्क इसके ऊपर लगा लेना, ठीक है, ये और उसके ऊपर अलग पेन से लगा लेना ताकि ये ध्यान में रहे। कार्ल हूज के द्वारा थ्री डोमेन दिया गया और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा इर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया 1894 के अंदर। ठीक है जी, रॉबर्ट बीटेकर का जो क्लासिफिकेशन था ये सबसे शानदार इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने बेस ही इस प्रकार से चुना था कि इन्होंने कोशिका संरचना, पोषण का प्रकार और पोषण के स्रोत और उनके शारीरिक संगठन के आधार पर चुना गया था। जैसे कोशिका होती है, कोशिका क्या होती है, जैसे कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, वो दो ही प्रकार की होती है, या तो वो यूनिसेलुलर होगी या फिर होगी मल्टीसेलुलर। तो इस आधार पर किए गए। यदि कोई फर्स्ट चीज तो ये भी, यदि कोई सेल बनी है तो उसका कुछ तो फीचर्स अलग होगा, यानी प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक सेल का फीचर। ये तो प्रोकैरियोटिक, ये आएगी फिर यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रो और कैरियन, यदि इसका शाब्दिक अर्थ समझाऊं तो
कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है पहले, यानी न्यूक्लियस से पहले, यानी इसके अंदर क्या होते हैं? केंद्रक एब्सेंट होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एब्सेंट केंद्र। थर्ड होता है, थर्ड अपने पास आएगा, थर्ड पॉइंट था इनका, यदि कोई कोशिका सेल की बनी है तो उसका लेवल ऑफ डिवीजन, यानी कोई काम तो फिक्स होता है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा में वन यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर वो एक ही कोशिका है जो समस्त कार्य करती है। और अपने अंदर देखो, जैसे ह्यूमन के अंदर देखे, जैसे हाथ की सेल अलग है एंड इसकी जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सेल अलग है, पूरे गट की सेल अलग है। तो इस प्रकार से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। और सेकंड फोर्थ जो चीज आती है अपने पास, न्यूट्रिशन का प्रकार। न्यूट्रिशन क्या होते हैं? न्यूट्रिशन दो ही प्रकार के हैं, जैसे एक तो ऑटोट्रोफ्स प्रकार की और फिर और हेटेरोट्रोफ्स प्रकार के। ऑटोट्रोफ्स प्रकार के होते हैं, जैसे इस आधार पर क्लासिफाई किया इन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने, किसके द्वारा? जैसे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रोफ्स में यदि अपन को देखें, जैसे ह्यूमन क्या होता है? भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, जैसे ह्यूमन। तो इस आधार पर इन्होंने सारे सिस्टम को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। ठीक है जी। आई होप ये सारा सब कुछ समझ चुके होंगे आप लोग। तो इनको रिवाइज करना, लिखते रहना, साथ साथ में रिवाइज कर लेना। ठीक है जी। इस वाले यहाँ पर इस वाले जो YouTube चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा, ये कोई से भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला इस चैनल से। तो ध्यान रखना आप लोग, सारा पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।